वेलकम टू रिमोटोलॉजी मास्टर क्लास और मॉड्यूल 2 का लेक्चर 3 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस को जो है वो मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और आज का जो लेक्चर है वो इस पूरी सीरीज़ का बहुत ही अहम लेक्चर है, क्योंकि आज हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आरए की मैनेजमेंट की जो पूरी फ़िलॉसफ़ी है उसको डिफ़ाइन करता है। आज का लेक्चर आपको कुछ नया बताएगा। वो चीज़ें जो आपने आई थिंक जो है वो नहीं पढ़ी होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ट्रीटमेंट के हवाले से डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आज का क्या है जो टॉपिक है वो है अर्ली आरए और अर्ली इंटरवेंशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आज के लेक्चर की जो है वो सिर्फ़ एक बात आपको याद रहे तो वो ये होनी चाहिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो उतना जो है वो बेटर रिज़ल्ट मिल सकता है। और ये जो जल्दी है ये जो है महीनों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हफ़्तों में इसको मुहैया करना है आपने। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम चल रहा है? पाकिस्तान में जो है वो तशवीशनाक सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ पर जो मरीज़ है वो एवरेज 1 या 2 साल बाद रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुँचता है। इस दौरान जॉइंट डैमेज हो चुका होता है, डिसेबिलिटी जो है वो आ चुकी होती है और जो विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी है जिसमें डिज़ीज़ को जो है वो रोका जा सकता है, वो विंडो क्या होती है? बंद हो चुकी होती है। तो आज का जो लेक्चर है, आज हम यही चीज़ें समझेंगे कि जो अर्ली आ रही है वो क्या होती है? विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो अर्ली आरए की जो क्लिनिकल पहचान है वो आपने कैसे करनी है? कौन से जो पेशेंट्स हैं वो रैपिड प्रोग्रेसर्स हैं? यूलार का और जो एसीआर की जो अर्ली ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है वो क्या रिकमेंडेशंस देती है? और पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में मैं दोबारा कहूँगा, अर्ली डायग्नोसिस की जो एक राह है उसमें क्या हर्डल्स हैं और हम उन्हें कैसे जो है वो दूर कर सकते हैं, कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। वन बाय वन चीज़ों को हमने डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो बताता हूँ अर्ली आरए। अर्ली आरए की डेफ़िनेशन क्या है? अर्ली आरए की डेफ़िनेशन ये जितना आसान क्वेश्चन लग रहा है, उतना है नहीं, क्योंकि जो डिफरेंट रिसर्चेज़ और गाइडलाइंस हैं, इसे डिफरेंट वे में जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफ़िनेशन वो ये है कि जो अर्ली आरए है, वो डिज़ीज़ है जिसमें सिम्पटम्स की ड्यूरेशन 6 मंथ से कम हो और अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डैमेज ना हुआ हो, यानी एक्स-रे पर रीजन्स ना आई हों। कुछ रिसर्चर्स जो है वो 3 माह से कम को भी जो है वो वेरी अर्ली आरए कहते हैं और इसमें ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो लेकिन ये जो टाइम बेस्ड डेफिनेशन है ये एक लिमिटेशन भी रखती है, टाइम बेस्ड। वो मैं आपको बताऊंगा कि टाइम बेस्ड लिमिटेशन कैसे है, क्योंकि जो आरए है उसकी जो प्रोग्रेशन है हर मरीज़ में मुख्तलिफ होती है। ज़रूरी नहीं है एक मरीज़ है जिसमें 6 माह में भी रीजन्स नहीं आते और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनमें 3 माह में भी रीजन्स आ जाते हैं। इसीलिए ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, इसीलिए जो यूलार है उसके पर्सपेक्टिव में अर्ली आरए को सिर्फ टाइम से नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल डैमेज की जो एब्सेंस है उससे डिफाइन किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिलायबल भी है और मोर मॉडिफाइड है। तो यूलार का जो मैनेजमेंट की जो रिकमेंडेशंस हैं, यूलार की आरए में मैनेजमेंट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनमें जो कि वो रिकमेंडेशन डॉक्टर जोसेफ ने जो है वो बताई, उनकी जो टीम ने बताया, वो क्लियर है कि जो डायग्नोसिस है उसके बाद जितनी जल्दी जो है मुमकिन हो आपने डिमार्ड थेरेपी शुरू कर देनी और 3 माह की जो है वो जो लिमिट है उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए 3 माह की। जब भी आपको आरे लगे आप उसको डायग्नोसिस कर लें तो आपने फ़ौरन तौर पर डिमार्ड्स जो है वो स्टार्ट कर देना, आपने डिले नहीं करना। 3 माह की लिमिटेशन जो है, लिमिट है जो 3 मंथ्स की, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। ये हो गई अर्ली आरए। इसके बाद जी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होती है? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है जिसने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ही तब्दील कर दिया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये है जो है वो बेनिफिशियल है।
अगर पुरानी बात की जाए 90s का जो 90s थी वहाँ पे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट था उसमें अप्रोच कुछ मुख्तलिफ होती थी। वहाँ ये था कि जो सिंपल मेडिसिन है, जब वो काम नहीं करती तो स्ट्रॉन्गर मेडिसिन की तरफ जाते हैं, यानी कि पिरामिड अप्रोच जिसको कह सकते हैं। उसमें सालों लग जाते थे डिमांड स्टार्ट करने तक। पहले आप एनसेड्स देंगे, फिर बढ़ाएँगे, फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी, फिर वो जो है वो डमार्स, उसमें भी जो है वो सिंगल थेरेपी, मोनोथेरेपी, फिर उसके बाद चलते-चलते कॉम्बिनेशन थेरेपी, तब तक जो है वो डैमेज हो जाता था। फिर रिसर्चेज़ हुईं। रिसर्चर्स ने ये बताया कि जो अर्ली डिज़ीज़ है उसमें हम जो साइनोवियम की इन्फ्लेमेशन है, उसके बारे में हम जब देखते हैं वो एक ख़ास फ़ेज़ में होती है, स्पेसिफ़िक फ़ेज़ होता है जिसमें जो इम्यून डिसरेगुलेशन है वो अभी मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिश नहीं हुई होती। इसलिए जो अर्ली फ़ेज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जो अर्ली फ़ेज़ है उसमें जो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स है वो बहुत जो है वो बेहतर होता है, और सम टाइम तो पेशेंट जो है वो डिज़ीज़ रिमिशन भी हासिल कर लेते हैं, और बल्कि लो डिज़ीज़ एक्टिविटी तो जो है वो ईज़िली अचीव की जा सकती है। जबकि जो एस्टेब्लिश्ड डिज़ीज़ होती है उसमें ये मुमकिन नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब ये ट्रीटमेंट उसमें डिले हो जाता है तो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है, हमने पहले भी हमने अपने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, एक्टोपिक लिम्फाइड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बन जाती हैं, पेरनस है वो बन जाता है, और जो जॉइंट आर्किटेक्चर है वो तब्दील हो जाता है। ये सारी जो चेंजेस हैं ये ट्रीटमेंट को रेजिस्टेंस बना देती हैं। इससे क्या होता है, फिर पेशेंट को अगर आप डमार्ड्स देते भी हैं उस वक्त डिजीज इतनी स्टेब्लिश हो चुकी है तो पेशेंट जो है वो रिमिशन अचीव नहीं कर पाता। इसीलिए जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये विंडो अभी ओपन है। हाँ, इनिशियल फेज में है आ रहे, और जो है वो आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो फाइन। अगर ये विंडो हो गई बंद तो फिर जो है आप का पेशेंट जो है वो रिमिशन अचीव नहीं कर पाएगा, और ये बहुत ज़्यादा अहम है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। कुछ ट्रायल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हम ट्रायल्स की बात करते हैं। एक बहुत ही जो है एक अहम इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ट्रायल उसको मैं बताता हूँ जिसने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को साइंटिफिकली प्रूव किया था। ये था कोबरा ट्रायल, जो कि नीदरलैंड में हुआ था। इसने ये बताया कि जो अर्ली अगर इंटेंसिव ट्रीटमेंट है उससे रेडियोग्राफिक जो प्रोग्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। क्या नीदरलैंड में कोबरा ट्रायल हुआ था, उसने बता दिया था कि ये जो अगर आप एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं, अर्ली इंटेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं, तो रेडियोग्राफिक जो प्रोग्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद फिर आया बेस्ट ट्रायल। बेस्ट ट्रायल ने 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को क्या किया, कंपेयर किया, और उसने ये प्रूव किया कि जिन मरीजों में जो अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया गया था उनमें जो फंक्शन है और जो रेडियोग्राफिक आउटकम्स हैं वो दूसरे जो ग्रुप्स थे उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर थे। ये बेस्ट ट्रायल ने बताया था। इसके अलावा और भी ट्रायल्स हैं, उनको हम डिटेल से नहीं बात कर रहे। उसके अलावा फिनराको ट्रायल था, उसने भी कम्बिनेशन डमार्ड थेरेपी को जो है मोनोथेरेपी से बेहतर बताया था, जो कि अर्ली आरए में बहुत ज़्यादा बेटर आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन जिसकी वजह से ये पूरी रेवोल्यूशन आया वो बेस्ट ट्रायल था। जो बेस्ट के लॉन्ग टर्म फॉलो अप पेशेंट थे उनने यही बताया, उस पेशेंट्स ने, कि जिन मरीजों में अर्ली रिमिशन अचीव हुई उनमें 10 साल बाद भी बेटर आउटकम्स थे। रेडियोग्राफिक जो डैमेज है वो कम से कम था, और जो फंक्शन था पेशेंट का वो बेहतर था, डिसेबिलिटी थी वो कम थी। तो ये सारा डाटा जितना हमने इन ट्रायल्स को बात की, कोबरा की, बेस्ट ट्रायल को, इन सब को, ये सारे जो है डाटा मिलकर उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जो अर्ली ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि डिजीज़ की लॉन्ग टर्म जो ट्रेजेक्ट्री है उसको तब्दील करना है। इससे क्या होगा, आउटकम्स जो है वो बेहतर होंगे। तो ये है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट किन ट्रायल्स की बेस पे आया ये मैंने आपको बताया। अब है जी अर्ली आरए को हमने पहचानना कैसे है, उसकी जो है वो पहचान आपने अर्ली आरए के हम डिफाइन किया, उसको क्लिनिकली आपने कैसे पहचाना। ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्किल है जो हर डॉक्टर को आनी चाहिए। ये सिर्फ रिमेटोलॉजिस्ट को नहीं है, बल्कि हमारे जो जनरल फिजिशियंस हैं, हमारे ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, हमारे जितने भी जनरल इंटर्निस्ट हैं, सबको ये जो है वो आनी चाहिए। क्योंकि जो मरीज़ है पहले ये नहीं होता कि डायरेक्ट रूमेटोलॉजिस्ट के पास आएगा, वो पहले जो है डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता है। अर्ली आरए की जी प्रेजेंटेशन उनको पता होनी चाहिए।
अर्ली आरए की प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, दोबारा करते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, 45 मिनट से ज़्यादा रहनी चाहिए, ये सबसे पहला और सबसे अहम सिम्टम होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस को मरीज़ जो है वो डिस्क्राइब, अब ये नहीं कहेगा, आप उससे क्वेश्चन कर लेंगे मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, उसको क्या पता है मॉर्निंग स्टिफनेस क्या होती है, तो मरीज़ डिफरेंट वेज़ में डिस्क्राइब करते हैं। आपने वहाँ से मॉर्निंग स्टिफनेस को पहचाना। वो कहेगा सुबह उठने पर मेरे हाथ नहीं खुलते, मुट्ठी बंद करने में तकलीफ़ होती है, मैं जो है वो टूटी का हैंड वो जो होता है वो नहीं घुमा पाता, मैं ढक्कन नहीं खोल सकता, मैं पर्स नहीं खोल सकती, मैं आटा नहीं गूँथ सकती, मुझे काम करने में जो फंक्शन है मेरे डेली रूटीन का मेरा काम है वो नहीं, मेरा जो है वो अफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये सारी मॉर्निंग स्टिफनेस की डिस्क्रिप्शंस हैं, आपने इनको पहचाना है। मॉर्निंग स्टिफनेस। दूसरी क्या हो सकती है, वो होता है स्मॉल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट, बायलैटरली सिमेट्रिक स्वेलिंग होनी चाहिए, खासतौर पर एमसीपी और पीआईपी में जो है वो होनी चाहिए, रेस्ट में हो सकती है। ये स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट, मॉर्निंग स्टिफनेस, स्मॉल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट। थर्ड सिम्पटम क्या होता है, फटीग होता है। ये फटीग जो होता है ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करता है, और अक्सर पेशेंट इसको डिप्रेशन या जो है खून की कमी समझ कर ट्रीट कर रहे होते हैं, और बगैर जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंसीडर किए फिजिशियंस जो है इसको डिप्रेशन कंसीडर कर रहे होते हैं, या वो कहते हैं जी आपको एनीमिया हो गया है। तो आपने फटीग को वो जो है माइंड में रखना है। फोर्थ सिम्पटम कौन सा होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि लो ग्रेड फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, जनरल मलेज हो सकता है। और ये सिस्टेमिक फीचर सारे हमने पिछले उसमें कहा था कि किसकी वजह से होते हैं, इंटरलेकन 6 की सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं जो हमने पहले भी लेक्चर में कवर किए हैं, तो ये हो सकती हैं। ये चीज़ें आपने माइंड रखते हैं, ये अर्ली आरए को डिफाइन करती हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने कैसे करना होगा, ये भी हम थोड़ा सा हम आपको यहाँ बताते हैं। अर्ली आरए का जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, जो जो है वो इस्टेब्लिश डिजीज़ है वो तो बताएगी कि अल्नर डेविएशन है, यहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ हैं, लेकिन अर्ली आरए में फिजिकल एग्जामिनेशन आपने कैसे करना है, जॉइंट्स को आपने सिस्टेमेटिकली एग्जामिन करना है। स्क्वीज़ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्वीज़ टेस्ट बहुत एमसीपी जॉइंट्स हैं उनको आपने लिटरली स्क्यूज़ करना है, यानी आपने एक हाथ से ऐसे इस तरह से स्क्यूज़ करना है, यहाँ से अगर आप स्क्यूज़ करते हैं और पेशेंट को पेन होता है, अपने हाथ खींच लेता है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आप समझ लें कि एमसीपी की सिनोवाइटिस है। ये टेस्ट स्क्यूज़ टेस्ट है, ये अर्ली आरए में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जब जॉइंट्स जो है वो जो है विजिबली स्वोलन नहीं होते, तो आप स्क्वीज़ टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, जिससे आपको एमसीपी की सिनोवाइटिस मिल सकती है। रिस्ट की एक्सटेंशन है वो आप कर सकते हैं, रिस्ट को एक्सटेंशन करवाएंगे तो रिस्ट को आप फुली एक्सटेंड करते हैं, तो क्या होता है जो अर्ली सिनोवाइटिस होती है रिस्ट की, तो वो पेनफुल होगा, पेशेंट बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है। तो ये इसी तरह आप मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स यानी वहाँ पे भी स्क्वीज़ टेस्ट किया जा सकता है। सम टाइम पेशेंट करते हैं जो फीट होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अर्ली आरए में जो है वो बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड है, लेकिन बहुत कॉमन है, तो आप जो है पाँव पे भी स्क्वीज़ टेस्ट कर सकते हैं, और सम टाइम डॉक्टर्स नहीं करते, लेकिन आप कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। तो स्क्वीज़ टेस्ट आप कर सकते हैं एमसीपी की सिनोवाइटिस देखने के लिए, फीट पे भी स्क्वीज़ टेस्ट कर सकते हैं, आप रिस्ट को एक्सटेंड करवा सकते हैं, रिस्ट की सिनोवाइटिस दे सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ये हो सकते हैं। क्योंकि पैरों के हवाले से, इस हवाले से अगर जैसे मैंने बताया, एक और क्वेश्चन है मैं करता हूँ, आप उनसे पूछते हैं, वो कहेगा, पेशेंट बताएगा सर मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं पैर ज़मीन पे नहीं रख सकता, मुझे तकलीफ़ होती है, ऐसे लगता है जैसे मैं पत्थरों पे चल रहा हूँ, या मैं पैर नीचे रख ही नहीं पाता काफ़ी देर, मुझे चलने में दर्द होता है इसलिए मैं बैठा रहता हूँ। तो ये एक अर्ली आरए को पहचानने की सिम्पटम है। ये किस वजह से, मेटाटार्सल जो जॉइंट है उनकी सिनोवाइटिस की वजह से। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप सुबह उठते हैं तो पैर ज़मीन पे रखते हैं, दर्द होता है या नहीं होता। तो ये सारे सिम्पटम्स आपको बता सकते हैं, क्योंकि अगर पैर वो नहीं रख सकता तो क्या है, एमटीपी सिनोवाइटिस हो सकती है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। जो अल्नर डेविएशन है वो अर्ली आरए में नहीं होती, मैंने पहले बताया, एस्टेब्लिश डिजीज़ होगी तो उसमें आप अल्नर डेविएशन देख सकते हैं, अदरवाइज़ जो है अर्ली आरए में आपको किस टेस्ट से पता चल सकता है, रिस्ट सिनोवाइटिस एमटीपी की सिनोवाइटिस है वो देख सकते हैं, क्योंकि सिनोवाइटिस अर्ली आरए में हो सकती है बगैर डिफॉर्मिटी के, लेकिन डिफॉर्मिटी सिर्फ एस्टेब्लिश डिजीज़ में जो है वो होगी, इस हवाले से। इसके अलावा सम टाइम पेशेंट आएगा डिक्यूरेंट टिनोसिनोवाइटिस लेके, और मुमकिन है या वो कहेगा कि मुझे जो है ना कोई और प्रॉब्लम है, तो पता चले ये टिनोसिनोवाइटिस भी अर्ली आरए का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अक्सर औकात मिस हो जाता है। तो आपने फिर अगर उसको अकेला डिक्यूरेंट टिनोसिनोवाइटिस है, वो कहता है मेरा जो यहाँ पे पेन जा रहा है, तो उसको आप जब आप उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसको फर्दर जो है वो उसको खंगालेंगे, तो फिर शायद वो पेशेंट आरए का निकले। लाज़मी नहीं है कि हर डिक्यूरेंट टिनोसिनोवाइटिस या कोई भी टिनोसिनोवाइटिस जो आरए की वजह से ही होगी, और भी जो है वो रीज़न हो सकती है, लेकिन अगर टिनोसिनोवाइटिस है तो आप अर्ली
आरए का एक अहम फीचर है टीनस इन्वर्टर्स, तो आप जो है वो उसको कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरह टेंडन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसर टेंडन है, फ्लेक्सर टेंडन्स हैं, उसकी जो शीथ्स हैं सम टाइम जो है कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ पेशेंट आ जाता है। तो जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर टेंडन्स की जो शीथ्स हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके साथ क्या होगा, टेंडन की स्वेलिंग हो जाती है। पेशेंट आएगा कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ, लेकिन वो आप सिर्फ उसको कार्पल टनल सिंड्रोम समझ के आप उसको सप्लीमेंट दे दें या इंजेक्शन लगा के भेज दें, वो वक्ती तौर पर उसका कार्पल टनल सिंड्रोम बेहतर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कार्पल टनल सिंड्रोम कोई ये आइसोलेटेड नहीं है, माइट भी वो अर्ली आरए में हो सकता है, क्योंकि जो फ्लेक्सर टीनोस इन्वर्टस है उसकी वजह से ये हो रहा है। तो आपने ये करना है कि मरीज़ का जो पेशेंट बताता है उससे पूछें कि नमनेस है, टिंगलिंग की जो कंप्लेन कर रहा है, तो उसको आपने ये नहीं कहना कि ये न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, माइट भी जो है वो आपके पास पेशेंट है, वो कहे जी मुझे तो फीचर्स बताए और वो पता चले वो कार्पल टनल सिंड्रोम है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर अगर उसके से बढ़े हुए हैं तो आप अर्ली आरए को कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ कार्पल टनल सिंड्रोम है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर माइट भी, वैसे तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है वो अर्ली आरए में नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो आपने फिर उसको मज़ीद जो है वो उसकी हिस्ट्री लेनी है कि उसको बाइलेटरल सिमेट्रिक जॉइंट पेन है, उसको मानक स्टिफनेस है, कितने अरसे से है, कितनी देर की है, तो फिर आप पता चलेगा कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम लेकर आई है वो अर्ली आरए है। तो यहीं से अपना डिजीज़ को पहचानना है, ये नहीं करना कि आपको जो कहा गया है, जो वो बता रही है, जस्ट उसने अगर बता दिया कार्पल टनल सिंड्रोम, तो आप इधर से हट के कहीं और नहीं जा सकते। आप बिल्कुल हिस्ट्री के ज़रिए ही हमने हिस्ट्री को बहुत डिटेल से पढ़ा था, तो हिस्ट्री के ज़रिए ही आप जो है वो डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं और इस चीज़ पर जाना चाहिए। ये चीज़ें आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ये चीज़ें अर्ली आरए में लैब फाइंडिंग्स, हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन अर्ली आरए का देखा है, तो लैब फाइंडिंग्स को हम डिस्कस करते हैं। लैब फाइंडिंग्स जो है अर्ली आरए में एबनॉर्मल बहुत ही रेयर होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को अर्ली आरए है तो उसका ईएसआर को 90 पे मिल जाएगा, ऐसा बहुत रेयर होगा। तो लैब्स जो है वो एबनॉर्मल नहीं भी हो सकती, तो इससे आपके डायग्नोसिस में कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन आपने क्या करना है, अर्ली आरए में आप फिर सीरोलॉजी को देख सकते हैं, आप एनटीसीसीपी को देख सकते हैं, क्योंकि एनटीसीसीपी जो है वो अर्ली आरए में बहुत साल पहले जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। रिमोटाइड फैक्टर जो है वो अर्ली आरए में शायद नेगेटिव होगा, लेकिन एनटीसीसीपी बहुत साल पहले ही अर्ली आरए में पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन आरए फैक्टर जो है, रिमोटाइड फैक्टर, वो अर्ली आरए में सम टाइम नेगेटिव होता है, बाद में जाके पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह जो सीआरपी और ईएसआर है, हमने इनको अलग से भी जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, हमने आपको बताया है। तो ये वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ पेशेंट्स में जो है वो क्लियरली ये रेज्ड हो सकते हैं, कुछ में ये नॉर्मल भी हो सकते हैं। लेकिन हमने ये पिटफॉल में भी डिस्कस किया था कि किसी पेशेंट का अगर ईएसआर या सीआरपी नॉर्मल है तो आपने आरए को एक्सक्लूड नहीं करना, आपने अपना क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया देखना है जिससे आप जो है वो पकड़ सकते हैं। और अर्ली आरए को हम आज के लेक्चर में डिस्कस इसलिए करें कि बजाय आप आरए को तब डायग्नोज करें जब क्लियरली इस्टेब्लिश हो चुकी है डिजीज़, तो आप अर्ली जो है आरए को डायग्नोज करें, ताकि जो है वो पेशेंट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के जो है वो बेहतर इस्तेमाल के ज़रिए पेशेंट जो है वो रिमिशन या लो डिजीज़ एक्टिविटी अचीव कर सके। तो जो नॉर्मल सीआरपी है या ईएसआर है, उसकी बुनियाद पे आपने नहीं कहना कि पेशेंट का ईएसआर सीआरपी नॉर्मल है, तो ये कॉमन क्लिनिकल मिस्टेक है। तो आप कहें कि उसको आरए नहीं है, उसको आरए हो सकता है। अर्ली डिजीज़ में ईएसआर, सीआरपी, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो सकती हैं। लैब्स का इम्पोर्टेंस है क्लिनिकल पिक्चर को देखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने देखना है कि पेशेंट का जो है वो क्लिनिकल पिक्चर क्या कह रही है। इम्पोर्टेंस है लैब्स की, लेकिन सिर्फ लैब्स की बुनियाद पे आपने नहीं डिसाइड करना कि अगर लैब्स क्लियर हैं तो फिर आप कहें कि जी आरए नहीं है, और अगर लैब्स रेज्ड हैं, मुमकिन है उसको आरए ही ना हो, उसको कोई और रीज़न भी तो हो सकती है, उसको पीएमआर हो सकता है, उसको कोई भी और जो है वो रीज़न हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सीरोलॉजिकल चेंजेस के बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रेडियोलॉजिकल चेंजेस। रेडियोलॉजी का जो रोल है अर्ली आरए में, इमेजिंग का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लेन एक्सरे पे कुछ खास नज़र नहीं आता, अर्ली आरए में अमूमन प्लेन एक्सरे जो है वो नॉर्मल होता है, या सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग आ सकती है, या पेरियार्टिकुलर जो ऑस्टियोपिनिया है वो सम टाइम आपको नज़र आ सकता है। जो इरोजन्स हैं वो टिपिकली बहुत जो ईयर्स हैं गुजरने के बाद जब डिजीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो एक्सरे पे नज़र आते हैं। वो भी जो है उस वक्त नज़र आएंगे जब वो एक्सरे पर बोन के 30% जो है वो इरोजन्स हो चुके हों, फिर नज़र आते होते हैं। ये नहीं है कि आप समझें कि मैं एक्सरे कराऊंगा मुझे ऐसे ही इरोजन नज़र आ चुके हैं,
ऐसा नहीं होगा। एक्सरे पर जो रीजन्स जो हैं वो बोन के 30% जो है वो रीजन्स हों तो फिर जो है वो एक्सरे पे नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड रखना है। लेकिन अल्ट्रासाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली आरए में एक्सरे से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जो अल्ट्रासाउंड है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो पावर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है उसमें जो आपको क्या मिल सकता है, पावर डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर आपको सिनोवियल हाइपरीमिया मिल सकता है, वो आप देख सकते हैं। एक्टिव इन्फ्लेमेशन की जो है वो एक बहुत ही क्लियर सिम्पटम है, साइन है। तो साइनोवियल हाइपरीमिया आपको मिल रहा है अल्ट्रासाउंड पे, तो आप जो है अर्ली आरए को कंसीडर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सब क्लिनिकल साइनोवाइटिस जो है वो भी मिल सकती है। ये भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर एविडेंट अगर नहीं है, लेकिन आपको अल्ट्रासाउंड पे सब क्लिनिकल साइनोवाइटिस मिल सकती है। तो अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड पे अगर सिनोवियल थिकनिंग है या कोई इफ्यूजन है, वो भी आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ सकती है, वो भी अर्ली आरए के फीचर्स हो सकते हैं। तो आप उसको आरए को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको सिनोवियल थिकनिंग मिली है, फ्यूजन मिला है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। इवन इरोजन्स जो हैं वो एक्सरे पे, तो इरोजन्स मैंने बताया कि 30% जब होंगे तो नज़र आएंगे, लेकिन जो एक्सरे की निस्बत जो अल्ट्रासाउंड है वो इवन आपको 1 ईयर बिफोर जो है वो रीजन्स जो इस्टेब्लिश होने के, वो आप अल्ट्रासाउंड पे पहले देख सकते हैं। एक्सरे पे माइट भी 1 साल बाद नज़र आएंगे, 1 साल पहले, 6 मंथ टू 12 मंथ तक पहले ही जो रीजन्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड पर नज़र आ सकते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड से ऊपर क्या है, सुपीरियर है, ज़्यादा सेंसिटिव है, दैट इज एमआरआई। उस पर आपको बोन मैरो एडीमा मिल सकता है, जो कि फ्यूचर में रीजन्स का प्रिकर्सर हो सकता है। लेकिन क्योंकि एमआरआई का प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट है, अवेलेबिलिटी की वजह से, तो एमआरआई रूटीन यूज़ में नहीं होता। लेकिन अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। आप अल्ट्रासाउंड्स पे आप जो है वो रीजन्स भी आपको पहले देख सकते हैं, आप वहाँ पे सिनोवाइटिस भी देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप अल्ट्रासाउंड को यूज़ कर सकते हैं। जो यूलार की रिकमेंडेशंस है, वहाँ पे जो जॉइंट इमेजिंग है, स्पेशली अल्ट्रासाउंड जो एमआरआई, उसका जो यूज़ है वो अर्ली आरए के डायग्नोसिस और डिजीज एक्टिविटी असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको, जब आपको क्लिनिकल पिक्चर अनक्लियर हो, तो फिर आप इनको अल्ट्रासाउंड और एमआरआई को यूज़ कर सकते हैं। इवन कॉस्ट को फिर साइड पे रखते हुए, अगर आपको लग रहा है कि आरए है लेकिन क्लिनिकल पिक्चर अनक्लियर है, तो फिर आप जो है वो अल्ट्रासाउंड को तो यूज़ कर ही सकते हैं, आप एमआरआई को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है एमएस के अल्ट्रासाउंड अगर अवेलेबल है बड़े शहरों में, जो है इजीली अवेलेबल होता है, रोमेटोलॉजिस्ट के पास भी होता है, तो आप जो है वर्कअप में इसको, अर्ली आरए के वर्कअप में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका जो प्रोग्नोस्टिक स्ट्रेटिफिकेशन है उसके अंदर आती हैं। और इन चीज़ों की बुनियाद पे आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट है हमारा वो किस तरफ जाएगा। इन चीज़ों को हम माइंड में रख सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि आरए हो गई है, कौन सा पेशेंट है जो जिसमें रैपिड, हमने पहले बात की कि जो ये क्राइटेरिया था उसमें ये जो ड्यूरेशन को देखना था। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें 6 मंथ में भी कोई रीजन नहीं आते, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें 2 से 3 महीने में जॉइंट डैमेज हो जाता है। तो अर्ली आरए को इसीलिए डिफाइन किया गया कि मरीज़ के जो रैपिड जॉइंट डिस्ट्रक्शन की तरफ जो पेशेंट जाएगा उसको हम एग्रेसिवली ट्रीट कर सकते हैं, और जो पेशेंट अगर उसमें कोई जो इस तरह के जो है वो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स नहीं है, या पेशेंट जो है अर्ली जॉइंट डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा रहा, तो हम उसमें थोड़ा सा जो है वो एग्रेसिव मैनेजमेंट के बाद भी या मोनोथेरेपी से ही जो है हम वो ट्रीट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है ये कॉन्सेप्ट। तो ये भी यूएलआर की रिकमेंडेशन है, एसीआर की भी रिकमेंडेशन है। यूएलआर की स्पेशली जो आरए मैनेजमेंट की रिकमेंडेशंस हैं, उनमें पुअर प्रोग्नोस्टिक जो फैक्टर्स हैं उनकी बेसिस पर जो ट्रीटमेंट है उसकी इंटेंसिटी गाइड को जो है वो डिफाइन किया गया है। कैसे? अगर पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स मौजूद हैं, आपको लग रहा है, तो फिर आप एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पुअर प्रोग्नोस्टिक कौन से हैं? सबसे पहला, हमने पहले जो लेक्चर जब हमने ये किया था उसमें हमने ये बात शामिल की थी, एंटी सीसीपी का हाई टाइटर, यानी अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल से 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। दूसरा, एंटी सीसीपी के साथ साथ हाई टाइटर आरए फैक्टर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीरोलॉजी हो गई, हाई टाइटर एंटी सीसीपी और आरए फैक्टर का। तीसरा कौन सा है कि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादा अगर जॉइंट, स्पेशली स्मॉल जॉइंट अगर जो है वो
मोर देन 8 हैं, मोर देन 10 हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद आता है हाई डिजीज़ एक्टिविटी। हाई डिजीज़ एक्टिविटी कैसे काउंट करते हैं हम? -28 से। जो -28 है उसको हम जब डिजीज़ एक्टिविटी स्कोर होता है, डिजीज़ एक्टिविटी 28, उसमें हम जो है अगर देखते हैं, उसको हम फ्यूचर में जो है वो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आना है उसमें कवर भी करेंगे। अगर वहाँ पे डिजीज़ एक्टिविटी जो है वो हाई आ रही है, तो फिर हम जो है उसको जो है पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर के तौर पर लेंगे और हम उसको एग्रेसिवली ट्रीट करेंगे। पाँचवां फैक्टर क्या है? अर्ली रीजन्स। अगर आपको अर्ली रीजन्स नज़र आ जाते हैं, एक्स-रे पे नज़र आ जाते हैं, या अल्ट्रासाउंड पे या एमआरआई पे नज़र आ जाते हैं, तो आपने फिर भी एग्रेसिवली ट्रीट करना है। इसके बाद आ जाता है जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं, यानी कि एलिवेटेड सीआरपी है, एलिवेटेड ईएसआर है। अगर ये बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, मीन्स किसी की सीआरपी 110 है, किसी का ईएसआर 100 अबव है, तो फिर ये भी पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। सातवां है हेल्थ असेसमेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा फंक्शनल डिसेबिलिटी होगी अर्ली डिजीज़ में, उतना ही वर्स प्रोग्नोसिस होगा। स्मोकिंग को भी यहीं पे ही शामिल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में जो है वो शामिल करते हैं कि स्मोकिंग का कंटिन्यू रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मोकिंग रिस्क फैक्टर तो है ही, अगर आरए का पेशेंट और स्मोकिंग को कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर ये डिजीज़ वर्स हो सकती है और जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है वो भी स्मोकिंग की वजह से कम हो सकता है। ये जो है इंपॉर्टेंट पुअर प्रोग्नोस्टिक। इसके अलावा जो है आपकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, जैसे कि आरए नोडुल्स हैं या वेस्कुलाइटिस की अर्ली अपीयरेंस है, तो ये भी जो है ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में शामिल हो सकता है। तो अगर ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? एग्रेसिवली ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। अगर आपके सामने आती हैं तो आपने फिर वेट नहीं करते रहना कि आप नहीं जी मैं मोनोथेरेपी दूंगा, या पहले मैं एंसर्स दूंगा, फिर मैं देखूंगा मोनोथेरेपी 3 मंथ, फिर मैं देखूंगा जो है कम्बिनेशन थेरेपी 3 मंथ, उसके बाद मैं जो है वो टीएनएफ इनहिबिटर को कंसीडर करूंगा। अगर ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं, तो फिर आपने जस्ट मिथोट्रिक्स मोनोथेरेपी नहीं देते रहना, आप कम्बिनेशन में जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशन थेरेपीज है, मिथोट्रेक्सेट के सल्फासेलाजिन ऐड कर सकते हैं, लेफ्लिनोमाइड ऐड कर सकते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का आरए में अब रोल नहीं है, सितंबर 2025 की जो एसीआर की गाइडलाइंस है, लेकिन आप कॉम्बिनेशन थेरेपी या फिर आप बायोलॉजिकल एड ऑन थेरेपी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। आपने 3 से 6 महीने में टारगेट अचीव करना। वैसे गाइडलाइंस कहते हैं 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ्स में आपके पेशेंट ने जो है लो डिजीज एक्टिविटी अचीव नहीं की, तो आप बायोलॉजिकल थेरेपी पे भी जा सकते हैं, आप सेकंड लाइन थेरेपी में जैक इनहिबिटर पे जा सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जा सकते हैं। आपने मिथोट्रेक्सेट मोनोथेरेपी जो है वो उस पर नहीं रुके रहना कि जी नहीं जी मैं तो ये नहीं शुरू कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो है वो अगर पेशेंट जो है 3 मंथ्स में भी हाई डिजीज एक्टिविटी पे ही मौजूद है, उसने लो डिजीज एक्टिविटी नहीं की, तो आप बिल्कुल बायोलॉजिकल थेरेपी जो है वो उसको शुरू कर सकते हैं। आपने हिचकिचाते नहीं रहना, चाहे डिमांड जो ट्रायल है वो मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ। सम टाइम तो इस तरह अगर पेशेंट है, आपको लग रहा है, आप दिख है कि उसके जो है वो स्वोलन जॉइंट काउंट काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके टेंडन जॉइंट काउंट बहुत ज़्यादा हैं, आपने देखा है कोई डिजीज़ एक्टिविटी जो -28 है वो बहुत ज़्यादा 5.6 से भी ऊपर जा रहा है, और आपको लग रहा है कि पेशेंट के जो आप उसको असेस कर रहे हैं, तो फिर आपने इवन सम जो गाइडलाइंस हैं वो ये भी कहती हैं, और स्टडीज़ भी हैं, हिट हार्ट का रूल अपनाया जाता है। आप इवन ये भी ना करें कि आप जस्ट डमार्ड्स की कन्वेंशनल सिंथेटिक डमार्ड्स की कॉम्बिनेशन थेरेपी पे भी ना रुकें, आप उससे पहले भी जो है वो बायोलॉजिकल थेरेपी जो है उस पे जा सकते हैं। ये चाहे उसका जो डमार्ड ट्रायल है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, आप उस डमार्ड पे नहीं रुके रहना, फिर 3 मंथ्स आप वेट ही ना करें। आप जो है वो टीएनएफ इनहिबिटर पे जा सकते हैं, आप जैक इनहिबिटर पे जा सकते हैं आपने। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पेशेंट तो 14-14 साल से प्रेडनिसोलोन और जस्ट मिथोट्रेक्सेट और एचसीक्यू पे चल रहा होता है, या लिफ्लिनोमाइड और सल्फासेलाजिन और डेल्टा पे 10 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं किया, न लो डिजीज एक्टिविटी या रिमिशन तो बहुत दूर की बात है। और आप इस तरह का वेट करते रहेंगे तो पेशेंट को डिसेबिलिटी से आप नहीं बचा सकेंगे। फिर आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? आपका पेशेंट अगर 3 मंथ्स में लो डिजीज एक्टिविटी नहीं अचीव कर रहा, आपको लग रहा है पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स मौजूद हैं, -28 बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको कन्वेंशनल सिंथेटिक डमार्ड्स का जो ट्रायल है वो कंप्लीट नहीं हुआ ना करें। मैं तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जब मुझे लग रहा है, मैं तो उनको गाइड करता हूँ कि हम जो है बायोलॉजिकल थेरेपी स्टार्ट करें, और मैं कर देता हूँ। सेकंड लाइन थेरेपी में स्टार्ट कर देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडीज़ हैं, ट्रायल्स हैं, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गई है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर होता है कि कॉस्ट। अगर पेशेंट भर सकता है तो आप बायोलॉजिकल थेरेपी पे जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस लेक्चर में जो सबसे अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हमने इस लेक्चर में अभी मैं डिस्कस करूँगा, और जिसने रेवोल्यूशन लेकर आना है, और आपके जो पेशेंट्स हैं
उनको लो डिजीज एक्टिविटी और रिमिशन की तरफ लेके किसने जाना है? जब आप एक स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, दैट इज ट्रीट टू टारगेट, T2T स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, ट्रीट टू टारगेट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, वो मैं यहाँ पे अब बताता हूँ। क्योंकि जो अर्ली इंटरवेंशन है उसका मतलब है सिर्फ जल्दी दवाई शुरू नहीं करनी, उसका मतलब ये है क्लियर टारगेट रखें, क्लियर टारगेट रख के आपने ट्रीट करना है। ये जो स्ट्रेटेजी है T2T यानी ट्रीट टू टारगेट स्ट्रेटेजी है कि आपने टारगेट रख के जो है वो ट्रीट करना है, ट्रीट टू टारगेट। ये नहीं है कि आपने जस्ट सिम्टम बेटर करनी है। जो यूलार 2022 और 2010 का जो रिकमेंडेशंस हैं अर्ली आरए की जो और आरए की जो मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनमें क्लियर है कि जो आरए मैनेजमेंट है उसमें टारगेट क्या है, रिमिशन अचीव करना है। जो यूलार की 22 में भी यही गाइडलाइंस हैं और 2010 की वो भी यही गाइड, वो कहते हैं कि आपने रिमिशन अचीव करनी है। यहाँ पे तो पेशेंट्स को रिमिशन का पता ही नहीं है, रिमिशन क्या होती है, और ना कोई फोकस किया जाता है रिमिशन पे। और अगर पेशेंट समटाइम को रिमिशन अचीवेबल नहीं है तो फिर आप कम से कम लो डिजीज एक्टिविटी की तरफ जाएं। लेकिन हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पेशेंट्स, मैंने पहले भी बताया, 14 साल से 10 साल से कन्वेंशनल सिंथेटिक डमार्ड ले रहे हैं, कन्वेंशनल थेरापी ले रहे हैं, वो कभी सेकंड लाइन थेरापी उनको पता ही नहीं है, बल्कि उनको डराया जाता है ये तो आखिरी थेरापी है, ये तो आपने एंड पे लेनी है, आप अभी से क्यों ले रहे हैं। उससे पेशेंट और पक्का हो जाता है कि नहीं जी नहीं, मैं वैसे भी महंगी है, डॉक्टर साहब ने मुझे, अगर हम उनको गाइड भी करें ना, वो कहते हैं ये डॉक्टर साहब ये तो जो आप टीका कह रहे हैं, ये जो एडवांस दवाइयाँ कह रहे हैं, ये तो आखिरी हल है। तो उस आखिरी हल का वेट करना है कि क्या जॉइंट डैमेज हो जाएंगे, फिर उस आखिरी हल की तरफ आएंगे। तो पेशेंट की अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी ये मेरा मकसद ही यही है ताकि मैं एक रिमोटोलॉजी का जो गैप है उसको फिल कर सकूं, कि आपने अवेयरनेस भी देनी है पेशेंट्स को। रिमिशन क्या होती है, रिमिशन को हम आगे जाके मज़ीद डिटेल से भी पढ़ेंगे। रिमिशन की डेफिनेशन क्या है ये भी बताता हूँ। जो DAS28 है, अगर वो 3.2 से कम है, या फिर 3, हम वैसे जो है ना वो स्कोरिंग सिस्टम है, DAS28 है, या CDAI जो वो 2.8 से कम होना चाहिए, SDAI है वो 3.3 से कम होना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो DAS28 है वो 3.2 से कम होना चाहिए, CDAI 2.8 से कम होना चाहिए, या SDAI वो 3.3 से कम होना चाहिए। हम इसको आगे जाके कवर भी करेंगे। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, T2T यानी कि ट्रीट टू टारगेट का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हर विजिट पर आपने डिजीज एक्टिविटी मेजर करनी है। अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहा तो आप जो ट्रीटमेंट है उसको एस्केलेट कर सकते हैं। अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करें। अगर हर 3 महीने बाद जो आपकी असेसमेंट है आप उसको देखें कि जो एक्टिव डिजीज़ है उसमें आपने हर 3 महीने बाद देखना है, और अगर कोई स्टेबल डिजीज़ है तो आपने उस हर 6 माह बाद आप डिजीज़ एक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट करें और देखें क्या मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ क्या वो राइट वे में जा रहा है, पेशेंट लो डिजीज एक्टिविटी की तरफ आ रहा है, रिमिशन की तरफ आ रहा है, या मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ अगर उसका फेलियर हो रहा है तो फिर मुझे स्विच करना चाहिए, या मुझे एस्केलेट करना चाहिए ट्रीटमेंट। अगर मैंने मैक्सिमम डोज अचीव कर लिया तो मुझे एस्केलेशन नहीं कर सकता, तो मैं स्विच कर सकता हूँ, या मैं एड ऑन थेरापी की तरफ जा सकता हूँ, मैं TNF इनहिबिटर बायोलॉजिकल थेरापी पे जा सकता हूँ, मैं किसी और जो है वो सेकेंड लाइन थेरापी पे जा सकता हूँ। तो ये आपने, अगर डिजीज़ इस जो है वो एक्टिव है तो एवरी 3 मंथ आप जो है DAS28 कैलकुलेट करेंगे, डिजीज एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। और अगर स्टेबल डिजीज़ है, पेशेंट को कोई खास प्रॉब्लम, फिर भी आप एवरी 6 मंथ जो है वो स्टेबल डिजीज़ में भी जो है वो डिजीज़ एक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्या ट्रीटमेंट जो है दोबारा तो नहीं फेलियर की तरफ जा रहा। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान में तो हो सकती है, क्योंकि जो DAS28 है या CDAI है, ये इसके लिए किसी महंगे टेस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपने जॉइंट काउंट करने हैं, आपने जो है उसके देखने हैं भाई टेंडरनेस कितने जॉइंट पे है, स्वेलिंग टेंडर जॉइंट काउंट देखने हैं, स्वोलन जॉइंट काउंट देखने हैं, आपने ग्लोबल असेसमेंट देखनी है, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर आप ESR देख सकते हैं, या CRP जो है, इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने डिजीज एक्टिविटी जो है उसको कैलकुलेट करना है 3 मंथ पे भी 6 मंथ पे। 3 मंथ पे अगर एक्टिव डिजीज़ है और 6 मंथ पे अगर जो है आपकी वो है स्टेबल डिजीज़ है, तो इसमें आप जो है वो कर सकते हैं। लेक्चर आज का हमारा तकरीबन कंप्लीट है। एंड पे हमने कॉमन पिटफॉल्स जो है उनको डिस्कस करें। नॉन फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस हैं उनका जो है वो मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये हमेशा ओवरलुक हो जाती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस रिमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट एजुकेशन सबसे
पहला जो आपका स्टेप है वो पेशेंट एजुकेशन है। उनको पता ही नहीं है, वो बेचारे को क्या पता सेकंड लाइन थेरेपी क्या होती है। वो तो उन्होंने तो यही सुना हुआ कि ये तो आखिरी हल है। उस आखिरी हल को जो है ना पेशेंट के रिमिशन में यूज़ करें, उसकी रिमिशन अचीव करने में यूज़ करें। उनको समझाएँ कि आपकी डिज़ीज़ फर्स्ट लाइन थेरेपी से कंट्रोल नहीं हो रही। बजाए आप बहुत आखिर का इंतज़ार करेंगे तो आपके तो ये जॉइंट डैमेज नहीं करेगी, ये आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपके जो ये ऑर्गन हैं वो उनको भी आरए अफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसलिए पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरीज़ को आपने बताना है कि आरए होती क्या है, ये ठीक होती है या नहीं होती, कैसे ठीक हो सकती है, रिमिशन होती क्या है, रिमिशन कैसे अचीव कर सकती है। आपने जो है रेगुलरली मेडिसिन भी लेनी है, फ़ॉलो-अप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 मिनट, 40 मिनट एक-एक पेशेंट पे लगते हैं, तो भी लगाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 मिनट के अंदर पेशेंट देखना है और आपको चाहिए रुमेटोलॉजिस्ट के लिए 30 पेशेंट पूरे दिन में बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरे दिन में 30 पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखेंगे, आप कहें कि मैंने देखने भी 150 पेशेंट है, तो फिर आप कैसे पेशेंट जो है वो देख सकते हैं, स्पेशली रुमेटोलॉजी में। तो इसलिए पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जब पाकिस्तान में जो पेशेंट होते हैं उनको बताएं, आप वो कहते हैं मैं तो ठीक हो गया, तो वो दवाई बंद कर देगा। ये बहुत ही डेंजरस हैबिट है, क्योंकि जो डिमांड्स हैं जब आप बंद करेंगे तो डिजीज़ प्लेयर हो जाएगी और जॉइंट डैमेज जो है वो तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से उसे बताएं कि ये मेडिसिन आपने रेगुलर लेनी है। इसके अलावा क्या है, पेशेंट एजुकेशन के अलावा और क्या कर सकते हैं आप? फिजियोथेरेपी उनको गाइड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकती है। ये भी अर्ली आरए में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉइंट प्रोटेक्शन जो टेक्निक्स है, जो स्प्लिंटिंग है, ग्रेडेड जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम फंक्शन है, उसको जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं और पेशेंट को गाइड भी करें कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं सिर्फ दवाई ज़रूरी है, तो आपने उनको इन प्रोग्राम्स के बारे में भी गाइड करना है। स्मोकिंग सेसेशन जो है ना, स्मोकिंग को आपने रोकना है कि वो बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। जब तक स्मोकिंग आप करते रहेंगे तो आरे आपकी जो है वो वर्स होती रहेगी। जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस वो प्रॉपरली आपकी आरए को कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि जो स्मोकिंग है वो आरए को ट्रिगर करती है, वर्सन करती है, और जो एंटी टीएनएफ ट्रीटमेंट का रिस्पांस भी है वो भी कम करती है। अगर इवन आप टीएनएफ इनहिबिटर भी ले रहे हैं तो भी आप आरए अगर स्मोकिंग करें तो आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। अच्छा, स्मोकिंग के बाद वेट मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओबेसिटी है वो आरए की डिजीज़ एक्टिविटी को जो है वो बढ़ा देती है और ट्रीटमेंट रिस्पांस को ये भी कम करती है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के हवाले से, वेट मैनेजमेंट के हवाले से आप उनको गाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान में अर्ली आरए की जो डायग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बारे में कुछ हमने पहले भी बताया, वो रुकावटें हैं, कुछ हर्डल्स हैं जो अर्ली आरए के दरमियान में मौजूद हैं, डायग्नोज़ नहीं होने देती, उनको जो है वो हम समझते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के बाद। पाकिस्तान का क्योंकि मैंने बताया साल नहीं 2 साल लग जाते हैं रुमेटोलॉजिस्ट तक पहुँचते-पहुँचते, लेकिन कुछ अवेयरनेस अब इम्प्रूव हो रही है। तो क्या हर्डल्स हैं, कैसे दूर करें, किस तरह बेहतर करें, तो ये आपने समझना है, क्योंकि अवेयरनेस के बगैर ये तब्दीली आ नहीं सकती। पेशेंट को जब तक नहीं बताएँगे, उसको समझाएँगे नहीं, तो फिर उनके साथ अटेंडेंट भी होते हैं, जब उनको आप बताते हैं तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो मरीज़ अगर पहले से जो है वो सम टाइम क्या होता है, वो जो ही उनको कोई सिम्पटम आते हैं, पहले तो वो कहेंगे दम कराते हैं, फिर वो कहेंगे हकीम के पास जाते हैं, फिर वो होम्योपैथिक के पास जाएँगे, और एवरेज जो है 1 साल, 2 साल जो है वो पेशेंट जो है वो इधर-उधर घूमेगा। उसके बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाएगा, तो डिफरेंट डॉक्टर्स उसको खुद ही एनसेड्स देते रहेंगे जब तक डिज़ीज़ एस्टेब्लिश हो जाएगी, जॉइंट डैमेज हो जाएगा, फिर वो रुमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। तो फिर जो है वो उनकी रिमिशन अचीव करना, या लो डिज़ीज़ एक्टिविटी अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो अब जब डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अर्ली इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की जो पहचान है, उसको हमने कैसे डायग्नोज़ करना है, उसकी ट्रैकिंग है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने रेफरल क्राइटेरिया को शुरू में ही जो है वो एक्सप्लेन किया था कि अगर पेशेंट आपको इस तरह का मिलता है, आपको आरए लग रहा है, तो आप जो है फ़ौरी तौर पर उसको रुमेटोलॉजिस्ट के पास जो है रेफ़र कर दें, बजाय इसको कि जस्ट आप एनसेड्स देते रहें, या उसको सिंपल जो है जो कोई भी मसल रिलैक्सेंट देते रहें, या उनको एंटी डिप्रेसेंट देते रहें। बेटर है आप पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है हर्डल है, ये भी एक रुकावट है कि पेशेंट जो है वो टाइमली रेफ़र नहीं हो पाता। एक और रुकावट ये है कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है और पाकिस्तान में रुमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत कम हैं। तो ये जो रुमेटोलॉजी का जो बर्डन है ये भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर जो पेशेंट का रेफ़रल बनता है तो आप उसको फ़ौरी तौर पर रेफ़र कर दें। लेकिन अगर पेशेंट जो है आप उसको अर्ली फ़ेज़ में है, जैसे हमने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अर्ली फ़ेज़ में है, तो आप उसको आप खुद ट्रीट कर सकते हैं, तो आप फिर रेफ़र ना करें, क्योंकि रुमेटोलॉजिस्ट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। और अक्सर औक़ात क्या होता है
दूसरा ये जो गैप है इसी को फ़िल करने के लिए तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया मैंने, ताकि जो हमारे डिफरेंट डॉक्टर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो सके और पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकें। एक और रुकावट है, एक साइकोलॉजिकल जो है इफ़ेक्ट होता है, वो क्या हो सकता है? मरीज़ को अक्सर औक़ात गठिया का जो नाम है वो सुन के घबराहट होती है। वो सोचते हैं कि जी गठिया हो गई, अब तो पूरी ज़िंदगी ट्रीटमेंट भी लेना पड़ना है और जो है वो मज़ूर हो जाएँगे। ये साइकोलॉजिकल बर्डन है, जो जो एडहेरेंस है उसको अफ़ेक्ट करता है, तो इस वजह से आपने पेशेंट को जो है वो काउंसल भी करना है। फिर कॉस्ट है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डमार्ड्स हैं स्पेशली जो आप वैसे कन्वेंशनल सिंथेटिक डमार्ड में मेथोट्रेक्सेट तो बहुत ज़्यादा सस्ती है पाकिस्तान में, कुछ ₹100 में आपको महीने की डोज़ मिल जाती है, लेकिन जो सेकंड लाइन थेरेपीज़ हैं, स्पेशली टीएनएफ इन्हिबिटर्स हैं, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, और क्योंकि जो है पेशेंट को खुद जो है वो बर्डन जो है वो बेयर करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए मुश्किल है। फिर लैब्स हैं, उनके टेस्ट हैं, उनकी कॉस्ट है, फ़ॉलो-अप विज़िट्स हैं, ये सब जो हैं वो मरीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चीज़ें सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो रुमेटोलॉजिस्ट को विज़िट नहीं कर पाता। अगर विज़िट भी करता है तो फिर वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाता, कॉम्प्लायंस अच्छा नहीं होता। इन रुकावटों को बेहतर भी किया जा सकता है। हम कैसे इनको बेहतर कर सकते हैं? आप हमारे जो फ़िज़िशियंस हैं, हमारे फैमिली फ़िज़िशियन लेवल पर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही मैंने कहा। और यही वजह कि ये जो रुमेटोलॉजी मास्टर क्लास है, ये सिर्फ़ जो है हमारे रुमेटोलॉजिस्ट, जो ट्रेनी रुमेटोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे ट्रेनी इंटरनल मेडिसिन के जो है ट्रेनी हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि ये मैंने तमाम जो हमारे फ़िज़िशियंस हैं, उनके लिए डिज़ाइन किया है, ताकि जो अर्ली रेफ़रल का जो प्रिंसिपल है, वो सबको समझ आना चाहिए। और अगर पेशेंट फ़र्ज़ करें कि वो स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकता, तो आप उस पेशेंट को जो है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स आप जो है उसको ट्रीट कर सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली रेफ़रल, दोबारा मैं इस चीज़ का जो है वो आपको समझाता हूँ। अर्ली रेफ़रल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? उसका प्रिंसिपल ये होना चाहिए, अगर कोई मरीज़ जो है वो 6 वीक से ज़्यादा उसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, तो आप उसको रुमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर लें, क्योंकि ये जो यूलार का अर्ली रेफ़रल रिकमेंडेशन है, वो बहुत ही क्लियर है। उसके अलावा एक और हम इस रुकावट को, जो रिमोट एरियाज़ के पेशेंट होते हैं, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? एक पेशेंट है वो किसी बलूचिस्तान के देहात में बैठा है, या वो केपीके के किसी एक बहुत ही पहाड़ी इलाके में बैठा हुआ है, या हमारे जनूबी पंजाब के बहुत ही देहात में, गाँव में बैठा है, और वो बड़े सिटीज़ तक आते हुए आजकल जो ट्रांसपोर्ट का जो बर्डन है, जो एक्सपेंस है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो टेलीमेडिसिन पे भी जो है वो स्टडी मौजूद है, जिसने बताया कोविड के बाद टेलीमेडिसिन पे कुछ स्टडीज़ हुई हैं, स्पेशली जो है वो थाईलैंड की एक स्टडी है, मैं देख रहा था, उसने बताया कि टेलीमेडिसिन के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आई हैं, स्पेशली रुमेटोलॉजी में। तो पाकिस्तान में जो है वो टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन जो वो कंसल्टेशन, वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकती है। जो दूर के लोग हैं, वो अगर वो मरीज़ों के लिए जो है वो एक्सेस नहीं है, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू जो ऑनलाइन कंसल्टेशन मैं तो देता हूँ, और देनी भी चाहिए, इससे जो है पेशेंट का बेहतरी हो सकती है। इसी तरह मैंने अभी बताया कि अगर कॉस्ट की भी बात करें, वो कैसे बेहतर हो सकती है। फ़र्ज़ करें जो मेथोट्रेक्सेट है, एमटीएक्स है, वो तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, वो 200-400 रुपए में मेरे ख़्याल से उसकी डोज़ बन जाती है, तो वो तो कोई ख़ास जो है वो बैरियर नहीं है फर्स्ट लाइन थेरेपी। लेकिन सेकंड लाइन थेरेपीज़ हैं, जो जैक इन्हिबिटर हैं, वो भी कॉस्टली हैं, जो टीएनएफ इन्हिबिटर है वो कॉस्टली हैं, इंटरलेकन 6 इन्हिबिटर जो है वो कॉस्टली है, सीडी काउंट इन्हिबिटर कॉस्टली है। तो ये जो है चीज़ें कॉस्ट के हवाले से चैलेंज हैं, लेकिन हम फर्स्ट लाइन थेरेपी कॉस्टली नहीं है, इस चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। लेक्चर में ना हम एक क्लिनिकल केस जो है, उस केस स्टडी जो है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लिनिकली अप्लाई हम करते हैं कि कैसे आपको समझ लगेगी। ये जो हमने पूरी चीज़ें हैं वो एक केस के ज़रिए हम अप्लाई करते हैं, जो हमने पूरा एक लेक्चर अभी जो है वो आपको समझाया। लेट्स सपोज़ एक पेशेंट है, फीमेल है, स्कूल टीचर है। उसकी कंप्लेन है कि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, दोनों हाथों की जो उँगलियाँ हैं उनमें स्वेलिंग है, पेन है, उसको अकड़ाव होता है, सुबह 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो स्टिफनेस रहती है, उसको फटीग रहती है, वो लो ग्रेड फ़ीवर रहता है, वो बच्चों की कापियाँ चेक करने में उसको तकलीफ़ होती है। वो फ़िज़िशियन के पास गईं, उनको एनसैड्स दे दिए गए या कैल्शियम सप्लीमेंट दे दिए गए। 2 महीने फ़ायदा ना हुआ, 2 महीने, 3 महीने हो गए, लेकिन उसने देखा कि अब मेरे जोड़ जो हैं वो कुछ न कुछ उनमें डिफ़ॉर्मिटीज़ आ रही हैं।
तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सारा अर्ली आरए का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं समझाऊँगा। आपने उनको एग्ज़ामिन किया, आप देखिए कि बायलैटरल एमसीपीज़ जो हैं वो उस पे स्पेलिंग है, आपको 3 जो है वो जॉइंट एमसीपी के मिल गए, एक हैंड पे 2 जॉइंट आपको सिनोवाइटिस मिल गई, दूसरे हैंड पे आपने स्क्वीज़ टेस्ट देखा, आपने एमटीपी स्क्वीज़ टेस्ट देखा वो पॉजिटिव आ गया, आपने एमसीपी स्क्वीज़ टेस्ट देखा वो पॉजिटिव आ गया, आपने रिस्ट की एक्सटेंशन है वो माइल्डर रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे आपके मिली है, कोई भी डिफ़ॉर्मिटी नहीं है, लेकिन आप देखें कि आपको कोई भी स्किन चेंजेस भी नहीं मिले, कोई नोडुल्स नहीं है। आपने लैब्स देखी तो लैब्स जो है उसकी लेट्स सपोज़ कि उसकी लैब्स 500 है, 500 तो टाइटर बहुत ज़्यादा है। आरए फैक्टर देखें, रूमेटॉइड फैक्टर देखें वो बहुत ज़्यादा है। सीआरपी उसकी 35 लेट्स सपोज़, उसका ईएसआर 70 है। आप उसकी एचबी देखें वो 10 है या 9 है तो माइल्ड एनीमिया है। आपने बाकी उसकी जो है सीरोलॉजी कराई है, आपको लगेगा कि आपने आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो आप हेप सी की सीरोलॉजी लाज़मी देखें। एचसीवी जो एंटीबॉडी है वो आपको नेगेटिव मिली है। और आपने एलएफटीज़ देख लिए, आरएफटीज़ देख लिए, यूरिक एसिड देख लिया, चेस्ट का एक्स-रे देख लिया। तो ये चीज़ें जब आपने देख ली हैं, एक्स-रे में आपको जो है वो पेरियार्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया जो है वो मिल रहा है, लेकिन कोई ओरिजिन नहीं मिली अर्ली आ रहे। ये केस आप हमने एनालाइज़ करना है। क्राइटेरिया हमने पिछले लेक्चर में 2010 का जो एसीआर यूलर का जो क्राइटेरिया है उसको हमने पढ़ा था। उसमें जॉइंट डोमेन देखें। जॉइंट डोमेन में हमने काउंट किया एक एक एमसीपी में उसके स्मॉल जॉइंट्स थे। स्मॉल जॉइंट्स में हमने देखा 3 पे सिनोविटिस, 1 पे 2 पे 5 जॉइंट्स बन गए। तो और अगर हम देखते हैं कि उसके और भी 2-3 जॉइंट्स हैं, टोटल अगर उसके 7-8 जॉइंट बन रहे हैं तो उसकी सीरोलॉजी में उसके जॉइंट्स बन रहे हैं तो उसमें आपको मिल रही है जॉइंट में 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर 8 जॉइंट्स उसके हम काउंट कर लेते हैं कि 5 पे सिनोवाइटिस है, उसके जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है 8 की, तो फिर उसके 5 पॉइंट बनते हैं। सीरोलॉजी है, हाई टाइटर है, तो सीरोलॉजी पे कितने पॉइंट बन गए? 3 पॉइंट बन गए। एनटीसीसी पे हाई टाइटर है, आरए फैक्टर भी। इसी तरह एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स को देखें, वो भी हमने कहा जी सीआरपी भी 35, 45 है, ईएसआर भी जो है वो 50, 60 है, तो उस पे भी 1 पॉइंट बन गया। ड्यूरेशन हमने कहा तो वो भी 3 मंथ से ज़्यादा, उस पे भी 1, तो ये तो 10/10 तो डेफिनेट आ रहे हैं। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की बात करें, पुअर प्रोग्नोस्टिक क्या है? एनटीसीसी पे का हाई टाइटर है। एंटीसिपे का हाई टाइटर क्या है? पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। मल्टीपल स्मॉल जॉइंट्स हैं, बिल्कुल ये भी पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, 2, ठीक है? ये 2 देख सकते हैं। और टाइटर एंटीसिपे का भी आर फैक्टर दोनों आप देख सकते हैं। डिजीज़ एक्टिविटी काउंट करते हैं, वो कहती है मेरी जो मैं कापियाँ जब हमने ज़िक्र किया वो जो है वो चेक करती हैं तो मुझे प्रॉब्लम होता है। तो जो है वो हाई डिजीज़ एक्टिविटी जब हम कैलकुलेट करेंगे या उसका फंक्शन देखेंगे वो भी अफेक्टेड है, ठीक है? रीजन्स नहीं है लेकिन जो है वो बाकी आपको ऑस्टियोपेनिया मिला है, ठीक है? तो पेशेंट में पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे इस पेशेंट में? क्या आप जो मेथोट्रेक्सेट मोनोथेरेपी देंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं। क्या आप उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ जाएँगे? बिल्कुल आप कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ जाएँगे। एग्रेसिवली अर्ली ट्रीटमेंट की जो है इस पेशेंट में नीड है। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट जो है एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया, आप विदिन 3 मंथ्स लो डिजीज़ एक्टिविटी अचीव नहीं हुई, तो आप एड ऑन थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी पे जा सकते हैं, या आप शुरू में भी इस तरह के पेशेंट में जो है वो बायोलॉजिकल थेरेपी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें जस्ट मोनोथेरेपी मेथोट्रेक्सेट जो है वो उस पे नहीं करना। आप इसके साथ शॉर्ट कोर्स ब्रिजिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं दैट विल एक्ट एज अ ब्रिजिंग मेडिकेशन, उन्होंने लॉन्ग टर्म नहीं देना। आप अगर आपने देखा है कि 3 मंथ में एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाजमी तौर पर जो है वो बायोलॉजिकल थेरेपी पे जा सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल थेरेपी से पहले आपने स्क्रीनिंग करनी होती है, टीबी की स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है? और टीबी की स्क्रीनिंग होती है, वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, शिंगल्स की वैक्सीनेशन आप लाज़मी करवाएँ, ठीक है? शिंगल्स की वैसे 2 डोज़ेज़ कॉस्टली होती हैं, 35,000 पाकिस्तान में कॉस्ट करती है एक डोज़, आप 2 डोज़ेज़ 2 टू 6 मंथ अपार्ट लगती हैं, तो वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। हेप बी की वैक्सीनेशन आप जो है वो चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है बायोलॉजिकल की तरफ जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के पेशेंट को जो है वो जो पेशेंट एजुकेशन भी दें, उसे कहें कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है, दवाई बाकायदगी से क्यों लेनी है, रेगुलरली दवाई नहीं लेंगे तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपने एलएफटीज़ करवाने हैं, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट अगर आप लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट आते भी हैं तो वो जो है मॉनिटरिंग से मैनेज हो सकते हैं। स्मोकिंग के बारे में आप उससे पूछ सकते हैं, अगर करते हैं तो आप कह सकते हैं कि स्मोकिंग जो है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह फ़ॉलो-अप का जो शेड्यूल है वो भी आप उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो उसकी डिज़ीज़ कंट्रोल नहीं होगी। और उसकी क्या है, उसका हमने कहा कि वो स्कूल टीचर है फ़र्ज़ करें, उसकी तो अगर डिज़ीज़ कंट्रोल नहीं होती तो उसकी जो लिवलीहुड है वो अफ़ेक्ट होगी।
वो लिख भी नहीं पाएगी, वो पढ़ा भी नहीं पाएगी, टीचर है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनका जो मैकेनिक्स होते हैं, उनका काम ही इस तरह का है। अगर उनके जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ हो गई तो वो पेशेंट तो अपनी जो उसकी नॉर्मल लाइफ है वो अफेक्ट हो जाएगी। इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो प्रोडक्टिविटी और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बचा सकता है। तो ये कोई मेडिकल डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक सोशो इकोनॉमिक डिसीजन भी है, क्योंकि अगर उस पेशेंट के साथ आपने बहुत ही जो है वो डिले कर दिया उसके ट्रीटमेंट में डिसीजन, तो फिर उसकी जो लाइफ है वो अफेक्ट हो सकती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अर्ली आरए का जो मैनेजमेंट है उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, यूएलआर की रिकमेंडेशंस क्या हैं और एसीआर की जो गाइडलाइंस हैं उन सबको हम समराइज़ करते हैं। अगर पेशेंट का डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस के फ़ौरी बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपने जो डमार्ड थेरेपी है वो शुरू करनी है। मिथोट्रेक्सेट जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के वैसे तो एंकर डमार्ड है, एंकर ड्रग है, और यूलार ने 22 की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत जो उन्होंने मेडिकेशन रिकमेंड की हैं, मिथोट्रेक्सेट को सबसे जो है पहले रिकमेंड किया गया, इसीलिए इसको हम जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी है तो उसमें भी हम देंगे, और वैसे अगर मोनोथेरेपी है तो भी हम जो है वो मिथोट्रेक्सेट को से ही मोनोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट जो है कोई प्रेगनेंसी प्लान ना कर रही हो, अगर फीमेल है, मेल में वैसे दी जा सकती हैं, गाइडलाइंस अब चेंज हो चुकी हैं। पहले ये था कि मिथोट्रेक्सेट शुड बी स्टॉप 1 मंथ बिफोर कंसीविंग, पेशेंट मेल में भी 3 मंथ, बट अब ये है कि फीमेल में भी 1 मंथ बिफोर कंसीविंग आप स्टॉप करेंगे मिथोट्रेक्सेट, और मेल में तो ना लिफ्रेनोमाइड स्टॉप करनी है, ना ही आपने मिथोट्रेक्सेट स्टॉप करनी है। सल्फासेलाज़िन जो है वो आपने स्टॉप करनी है अगर मेल पेशेंट है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, टू अवॉइड एज़ोस्पर्मिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप साथ में मिथोट्रेक्सेट देंगे तो साथ में आप लो डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज अ ब्रिजिंग मेडिकेशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं जब तक, क्योंकि जो डमार्ड का इफेक्ट आना है तब तक जो है आपको जो स्टीरॉइड्स हैं ब्रिजिंग मेडिकेशन के तौर देंगे वो आपको बेनिफिट देगा। और लेकिन आप लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स जो है वो नहीं रिकमेंड करने, ना ही आपने देने, इसको एज अ ब्रिज आपने इस्तेमाल करना है। फिर हमने ऊपर भी जिक्र किया, हर 3 महीने बाद डिजीज़ एक्टिविटी मेजर करें, और जो है ट्रीट टू टारगेट जो अप्रोच है उसको आपने फॉलो करना है। जो पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर वाले पेशेंट हैं उनमें आपने जो मेडिसिन है उसको बहुत ही रैपिडली एस्केलेट करना है, कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ जाना है, बायोलॉजिकल एड ऑन थेरेपी की तरफ जाना है। एनसेड्स को जो आप जस्ट सिम्पटम कंट्रोल के लिए आप इस्तेमाल करें, लेकिन आपने उन पर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि ये डिजीज़ मॉडिफाई नहीं करते। डिजीज़ मॉडिफाई करनी ही जो है वो डमार्ड्स ने है। आपने कन्वेंशनल सिंथेटिक डमार्ड्स हैं, टारगेटेड सिंथेटिक डमार्ड्स हैं, या जो बायोलॉजिकल इंजेक्शंस हैं, टीएनएफ इनहिबिटर हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंजेक्शंस हैं। पिटफॉल्स की बात करते हैं। पिटफॉल्स हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉमन पिटफॉल्स हैं। कॉमन पिटफॉल्स के बारे में हम बात करें जो अर्ली आरए के जो मैनेजमेंट में होते हैं। पहला पिटफॉल क्या होता है कि अगर एनसेड्स पेशेंट को दे रहे हैं तो मरीज़ों को जो है बहुत लंबे अरसे तक एनसेड्स पे रखा जाता है, डिमार्ड शुरू नहीं कराया जाता। ये कॉमन पिटफॉल है। दूसरा क्या है, हेप सी और टीबी को स्क्रीन के बगैर जो है वटमार शुरू करा दिए जाते हैं। इवन पेशेंट हमारे पास वापस आते हैं, मुझे तो टीबी नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे गंठी आपने टीबी का टेस्ट लिख दिया, मुझे जरकान नहीं है। हेप सी और टीबी को आपने स्क्रीन नहीं किया, ये भी कॉमन पिटफॉल है। पाकिस्तान में ऐसा होता है। मरीज़ को क्या है, एडुकेटली एजुकेट नहीं कर किया जाता, ये भी एक कॉमन पिटफॉल है, जिससे कि जो है नॉन कंप्लेंस आती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, सिम्टम्स को टारगेट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स को डिजीज़ एक्टिविटी मैयर नहीं की जाती, जस्ट सिम्टम्स को देखे जाते हैं, उसके जो है वो ट्रीट किया जाता है। टी टू टी अप्रोच जो है वो कभी भी नहीं अपनाई जाती। पाकिस्तान का ये कॉमन पिटफॉल है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसके अलावा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनको इंडेफिनेटली जो है वो कंटिन्यू किया जाता है, डिमांड नहीं एस्केलेट किए जाते। स्टीरॉयड को बढ़ाया जाता है, या साथ में एनसेड्स और स्टीरॉयड पे जो है वो ज़्यादा डिपेंड किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, और मरीज़ जो है वो सालों साल तक जो है वो प्रेडनिसोन लेते रहते हैं। अब पाकिस्तान में डिफ्लेज़ोकार्ड भी अवेलेबल है। डिफ्लेज़ोकार्ड जो है प्रेडनिसोन की निस्बत बेटर है, और उस पर डिफ्लेज़ोकार्ड पे भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो स्टीरॉयड वैसे अगर प्रेडनिसोलोन चल रहा है तो उससे पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बन सकते हैं, इन्फेक्शन का चांस बन सकता है। तो इन चीज़ों को जो है आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा एक और पोर प्रोग्नोस्टिक जो है पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को जो है आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, ये भी एक कॉमन पिटफॉल है। सारे पेशेंट्स को एक ही तरह का ट्रीट किया जाएगा। एक पेशेंट है जिसने बहुत ही रैपिडली
वर्स होना है, उसको भी वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक पेशेंट है जिसमें कोई पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर नहीं है, या अगर पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं तो इस तरह नहीं है कि पेशेंट में बहुत अर्ली रीजन्स आ जाएंगे, तो उसको भी उसी तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। तो ये भी एक कॉमन फिटफॉल है। यहाँ कल आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट होता है। समराइज़ करते हैं इस लेक्चर को। समराइज़ क्या करते हैं, अर्ली आरए में जो सिम्टम्स हैं उनकी ड्यूरेशन अगर कम है और स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ, तो आपने जो ट्रीटमेंट देना है वो उससे डिफरेंट होगा। अगर एक पेशेंट है उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, डिजीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है, उसका जॉइंट डैमेज हो चुके हैं, तो उसमें जो है वो आपने ट्रीटमेंट कुछ और देना है। विंडो अपॉर्चुनिटी को हम डिस्कस करते हैं। विंडो अपॉर्चुनिटी एक रियल और साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है। इसको आपने ऐसे नहीं समझना कि ये कोई थीम है, कोई जो है जस्ट कोई एक ड्रामेटिक एक सिचुएशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने विंडो अपॉर्चुनिटी को लाजमी तौर पर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाजमी तौर पर इम्प्लीमेंट करना है। अगर विंडो अपॉर्चुनिटी के दौरान ही आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो फिर आपका पेशेंट जो है बहुत जल्दी रिमिशन अचीव कर सकता है, या कम से कम लो डिजीज एक्टिविटी अचीव कर सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है वो डिजीज़ की लॉन्ग टर्म जो ट्रेजेक्ट्री है उसको चेंज कर सकती है, ये आपने माइंड में रखना है। यूलार की हमने गाइडलाइंस की बात की, एसीआर की बात की, दोनों ने जो क्लियर रिकमेंडेशन दी है कि अगर डायग्नोसिस के 3 मंथ्स के अंदर अंदर डमार्ड जो है वो थेरेपी शुरू कर दी जाए तो पेशेंट जो है वो रिमिशन या लो डिजीज एक्टिविटी कम जो है वो अचीव कर सकता है। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो है वो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ट्रीटमेंट की जो इंटेंसिटी गाइड है वो इसी की बुनियाद पे जो है वो होनी है, पुअर प्रोग्रेसिव फैक्टर्स की। ट्रीट टू टारगेट अप्रोच दोबारा कहूँगा, T2T जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपनाना है, जिसमें रिमिशन या लो डिजीज एक्टिविटी को आपने टारगेट रखना है और आपने देखते रहना है। आपने डिजीज एक्टिविटी को मेजर करना है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो अर्ली डायग्नोसिस है उसकी जो हमने हर्डल्स की डिस्कशन की, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, और एक्सेसिबल हेल्थ केयर जो है वो, जैसे कि हमने कहा टेलीमेडिसिन है या कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं। एनसेड्स के बाद बात करते हैं। एनसेड्स का या ग्लूकोटिकाइड्स जो है वो आरए का ट्रीटमेंट नहीं है। जो ग्लूकोटिकाइड्स हैं वो एज अ ब्रिजिंग मेडिकेशन, और एनसेड्स टू कंट्रोल द सिम्टम्स, और जो डमार्ड्स हैं उन्होंने ही डिजीज़ को मॉडिफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर करेंगी आपकी अप्रोच को क्लिनिकली, और ये आपकी ना सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस में बल्कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमें याद रखिए। थैंक्स सो मच।